जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This lecture is for the latecomers, फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। There are basically two types of the transport, primary and secondary active transport. So first of all, I want to tell you about the transport. अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। Whenever there is a cell membrane, molecules or the ions have to move against the concentration gradient. This is called as active transport. यानी in between cell membrane है, एक साइड पे भी कंसंट्रेटेड आयंस हैं, दूसरी साइड पे भी आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर लो कंसंट्रेशन वाले साइड से मॉलिक्यूल्स ने हाई कंसंट्रेशन वाली साइड्स पे जाना हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो सब्सटेंसेस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, आयरन क्लोराइड, आयोडाइड, यूरेट क्रिस्टल्स, कुछ शुगर्स हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन है, जिसको हम डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, और उसमें जो आयंस इन्वॉल्व हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, अमाइनो एसिड्स और शुगर्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो अब टाइप्स हैं वो हैं दो, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। मैं रिपीट करता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मॉलिक्यूल्स या आयंस की अपहिल जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो अपहिल जो मूवमेंट्स है आयंस की, वो कौन कौन से आयंस हैं? उनमें सोडियम, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोराइड, आयरन एटसेट्रा, और शुगर और अमाइनो एसिड्स, इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अब दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि अपहिल जब भी मूवमेंट्स होगी तो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब इस अपहिल जो है मूवमेंट ऑफ द आयंस, उसमें जो एनर्जी होगी वो मिलेगी एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। और ये दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कैरियर मीडिएटेड है। अब the substances that are transported by primary active transport are sodium, potassium, calcium, hydrogen ions। यानी पहले हमने बात की कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स या आयंस कौन कौन से हैं। उसमें यही आयन थे, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, आयोडाइड, और कुछ शुगर थी, कुछ अमाइनो एसिड्स थे। ये होगी जनरली बात ट्रांसपोर्ट की सब्सटेंसेस की। अब हम उसको सब डिवाइड किया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो है जो ट्रांसपोर्ट होंगे सब्सटेंसेस या आयन जो हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड और कुछ दूसरे आयन। ज्यादा डिटेल में हम सोडियम और पोटेशियम ही पढ़ेंगे। अब आ जाती है सोडियम पोटेशियम पंप। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये आयंस की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है।
तो सोडियम पोटेशियम पंप इसमें आ जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इसमें कैरियर प्रोटीन होती है और उसके दो ग्लोब्यूलर यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है। लार्जर जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट, और जो स्मॉलर है उसको कहते हैं बीटा सब यूनिट। और एक छोटी सी प्रोटीन भी होती है, वो आपने सेल मेम्ब्रेन उसमें भी देखा होगा कि जो एनक्रिप्ट कर रही होती है लिपिड बाइलेयर को। अब जो लार्जर प्रोटीन है, लार्जर प्रोटीन, उसके तीन फीचर्स हैं जो कि सोडियम पोटेशियम पंप में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, इट हैज 3 receptor sites for binding of the sodium ions, and it has 2 receptor sites for binding of potassium ions. Okay, inside portion of this protein near the sodium binding site has ATPase activity. ये देखिए कि ये रिसेप्टर प्रोटीन इस पे हैं, 3 जो है वो सोडियम के लिए हैं और 2 जो है रिसेप्टर प्रोटीन्स वो पोटासियम के लिए। और जो इनसाइड है ये यूं होगी, ये ऐसे इन सर्कमफ्रेंस, इस तरह सर्कल में। ये वाली जो है इनसाइड है, इनसाइड जहाँ पे 3 सोडियम आयन के रिसेप्टर प्रोटीन है, वहीं पे ही ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की भी एक्टिविटी होती है, उसकी भी बाइंडिंग साइट्स होती है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है सोडियम पोटेशियम पंप का, पोस्टुलेटेड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ये है कि 3 सोडियम ने बाहर जाना होता है और 2 पोटेशियम ने इनसाइड आना होता है। अब उसमें कैसे होगा, 2 पोटेशियम आयंस बाइंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैरियर प्रोटीन and 3 sodium ions bind on the inside of the carrier proteins. ATP जो है वो एक्टिव हो जाएगी और वो स्प्लिट हो जाएगी, ATP के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, जिसके नतीजे में वो एनर्जी रिलीज करेगी। ये एनर्जी जो है वो अभी यूज होगी मूवमेंट्स के लिए। अब ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी कि जो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 सोडियम आयंस की मूवमेंट्स बाहर की तरफ हो जाएगी और 2 सोडियम आयंस की मूवमेंट इनसाइड द सेल्स हो जाएगी। तो ये है पोस्टुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। दोबारा बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट होनी है मॉलिक्यूल्स या आयंस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये अपहिल होनी है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ही अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट्स होगी तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि इसमें सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन, क्लोराइड और कुछ दूसरे आयंस, उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसमें जो डिटेल के साथ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये फेमस और वेल नोन पंप है जिसके थ्रू आयंस की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसमें क्या होता है कि 3 सोडियम आयंस की मूवमेंट आउटसाइड होगी ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम आयंस की मूवमेंट इनसाइड होगी सेल। उसके नतीजे में क्या होता है कि इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि वहां पे एटीपी की एक्टिविटी होती है, एटीपी की ब्रेकडाउन होती है एडीपी में, इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी यूज्ड होती है 3 सोडियम आयंस की मूवमेंट करने में आउटसाइड और 2 पोटेशियम आयंस की मूवमेंट करने में, ये 2 पोटेशियम आयंस की मूवमेंट करने में इनसाइड। 3 पोटेशियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ये बात याद रखिए आप, ये मैकेनिज्म। अब ये है कि मेनली तो यही है
और ये एक और डायग्राम है, इसमें देखें सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखिए सोडियम आयंस हैं, ये प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, ये इनसाइड है। ये पोटेशियम आयंस हैं, ये आउटसाइड करेंगे। अब 3 जो है सोडियम आयंस जो हैं, ये देखिए यहाँ से ये मूव करते हुए चैनल में आए, ये देखें। फिर उसके बाद ये जो है मूव करके ये बाहर चले गए। एटीपी इसमें ये एनर्जी है, ये रिक्वायर्ड है। 2 पोटेशियम आयंस जो हैं इन्होंने मूवमेंट की इनसाइड, मूव करते गए, ये देखें ये मूव किया और फिर ये मूव करके इनसाइड ऑफ द सेल आ। तो ये है सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। Sodium potassium pump moves 3 sodium ions to the exterior in lieu of every 2 potassium ions. तो इसका मतलब क्या हुआ कि there is net of 1 positive charge is moved from interior to the exterior. क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि जो सोडियम आयंस हैं चूंकि वो 3 बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम आयन जो है वो 2 अंदर आ रहे हैं सेल की, तो नेट क्या हुआ कि इनसाइड से एक एक करके पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और जो इनसाइड आ रहा है पॉजिटिव चार्ज वो 2 हैं, और आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वो 3 हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अंदर पे इनसाइड ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल जो है वो नेगेटिविटी हो जाएगी, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक्सटीरियर और 2 पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इंटीरियर। इसीलिए इसको हम ये भी कहते हैं कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करता है अक्रॉस द सेल में। और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये सेल वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज के लिए भी और उसके लिए भी। अब हम आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस इंट्रासेलुलरी यूजुअली लो कंसंट्रेशन में मेंटेन किए जाते हैं एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो, यानी 10,000 टाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलरी कैल्शियम आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, और इसके लिए क्या होते हैं कि 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम पंप होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैल्शियम पंप होते हैं 2। नॉर्मली कैल्शियम आयन जो है लो कंसंट्रेशन में इंट्रासेलुलरी मेंटेन होते हैं। 2 कैल्शियम आयंस जो हैं वो लो इंट्रासेलुलरी मेंटेन होते हैं, और ये मेंटेन होते हैं 2 एक्टिव कैल्शियम पंप के जरिए। अब ये जो कैल्शियम पंप हैं ये सेल मेम्ब्रेन में ये क्या करते हैं, कैल्शियम को पंप करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ये जो कैल्शियम है ये आउटसाइड द मूव करेंगे। द अदर पंप कैल्शियम आयंस into one or more of the intercellular vesicle organelles of the cells, जैसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि कैल्शियम पंप जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं कि द अदर पंप्स कैल्शियम आयंस इनटू one or more of the intracellular organelles। कि एक तो हो गया ना कि कैल्शियम आयंस जो है सेल के अंदर मौजूद है साइटोसोल में, वो कैल्शियम आयंस को पंप जो है वो मूव करेगा आउटसाइड। अब जो कुछ और जो कैल्शियम पंप हैं वो क्या करेंगे कि वो कैल्शियम आयन को जो इंट्रासेलुलरी साइटोसोल पे ऑर्गेनेलिज पड़े हुए हैं, वहां जो ऑर्गेनेलिज पड़े हुए हैं साइटोसोल से कैल्शियम आयन को वो उन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज में मूव करेंगे। तो दोनों तरीके जब होंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली साइटोसोल में कैल्शियम आयंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई?
अब carrier protein penetrates the membrane and function as an enzyme ATPase, having the same capability of breaking down of the ATP. जो कैरियर प्रोटीन, अब ये एक डायग्राम है कैल्शियम आयंस की, कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो उनकी मूवमेंट्स आउटसाइड भी होगी साइटोसोल से और इनसाइड भी होगी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब आ जाती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। अब हाइड्रोजन आयंस के जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक, DCT लेट डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और CD कलेक्टिंग डक्ट्स पे। हाइड्रोजन आयन का जो पंप है ये प्रेजेंट होता है स्टमक में और नेफ्रॉन्स में। स्टमक में जो है वो स्टमक के ग्लैंड्स पे और नेफ्रॉन में जो है लेट DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है कि पाराइटल सेल्स हैव हाइड्रोजन पंप, ये पाराइटल सेल्स हैं, टू कंसंट्रेट हाइड्रोजन आयंस एंड देन सिक्रीट देम इनटू द स्टमक अलोंग विद द क्लोराइड आयन, तो फिर वो HCl बन जाता है, यानी कि ये एसिडिटी इंक्रीज करता है। जो पाराइटल सेल्स हैं स्टमक में वो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन पंप जो है वो कंसंट्रेट करता है हाइड्रोजन आयन और इनको स्क्रीट करता है क्लोराइड आयन के साथ मिलके, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। अब किडनीज में क्या करता है कि उसमें इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द यूरिन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द हाइड्रोजन आयंस। स्टोमिक में हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो होंगे कि वो स्क्रीट होंगे और वो क्लोराइड आयन के साथ मिलके HCl बना देंगे, जबकि किडनी में ये जो है हाइड्रोजन आयंस वो एक्सक्रीट हो जाएंगे थ्रू द यूरिन। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। जहां तक है हमारा लेक्चर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इट इज बेसिकली अपहिल ट्रांसपोर्ट व्हिच रिक्वायर्स द एनर्जी एंड इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट है जनरली दिस ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स the movement of ions and amino acids sugars. आयंस में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, आयोडाइड, आयरन और ये मिनरल्स हैं आयरन, यूरेट और प्लस जो हैं अमीनो एसिड्स और शुगर्स, ये सब की ट्रांसपोर्ट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ये जनरली स्पीकिंग जो है इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इन सारे सब्सटेंसेस की, आयंस की भी, शुगर्स की भी और अमीनो एसिड्स की भी। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न्ड विद द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयंस। ये जाहिर सी बात है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी अपहिल ट्रांसपोर्ट है और ये एनर्जी रिक्वायर्ड करती है। इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन, क्लोराइड और कुछ दूसरे आयन जो है उनकी ट्रांसपोर्ट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप मैंने आपको बताया कि इसमें 3 सोडियम्स उन्होंने आउटसाइड ऑफ द सेल जाना होता है टुवर्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ द सेल और 2 पोटेशियम इन्होंने मूव करना होता है इनसाइड ऑफ द सेल टू द इंटीरियर। और ये एनर्जी मीडिएटेड होता है, इसके लिए ATP रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी मीडिएटेड होती है। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद आ जाता है यानी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो 3 सोडियम आयंस हैं वो मूव कर जाएंगे आउटसाइड ऑफ द सेल, 2 पोटेशियम आयंस जो हैं मूव कर जाएंगे इनसाइड ऑफ द सेल्स। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इसको इलेक्ट्रोजेनिक पंप इसलिए कहते हैं कि जब 3 सोडियम आयंस बाहर चले जाएंगे, 2 पोटेशियम इनसाइड हो जाएंगे, तो इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी और नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप। कैल्शियम आयंस जो है वो भी मेंटेन होती है एट द लो कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैल्शियम आयन विल मूव आउटसाइड ऑफ द सेल्स एंड इन द सेल जो है वो
जो ऑर्गेनेलिज है उनमें मूव करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो साइटोसोल है उसमें कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन लो मेंटेन रहेगी। हाइड्रोजन आयन की जो ट्रांसपोर्ट है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है और किडनीज में होती है। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हाइड्रोजन आयंस की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये होगा कि हाइड्रोजन आयन जब स्क्रीट होगा तो क्लोराइड के साथ मिलकर HCl बन जाएगा, और किडनीज में जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या होगा कि ये एलिमिनेट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस ल्यूमेन के जरिए, जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन है, और ये किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का लेक्चर, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।